Hi guys, welcome to Prep IS. This is 3 month free crash course for UPSC Prelims 2021. The course basically started on 17th March and will continue till 20th June. Say in this course, we have completely and comprehensively covering the CSC prelims prelims syllabus. Along with the syllabus, we will also be having 5 high quality full length mock tests. The whole syllabus is being taught by faculties who have cleared prelims and mains examination multiple times. So you guys can utilize their experience. You can utilize their learning. You can utilize their the mode of teaching, their knowledge level, right? Then we have a static portion as well as dynamic portion is being covered in this prelims crash course. Study material notes are being uploaded on Telegram channel of Prep IS. You can find the link in the description of the video. You can find the link in the description of the video. Daily quiz, daily study material and notes are being uploaded on the Telegram channel. Then on every Sunday we have a doubt clearing session to ensure the complete clarity on the topics, and the CSAT is also included in this free crash course for UPSC Prelims 2021. So today we are going to start our lecture number 23 on Indian economy. In this lecture, we will be covering some macroeconomics concept, including monetary policy, right? So now when I talk about this monetary policy, the first terms you should know, monetary policy is policy related to the money supply in the economy. Okay, it is related, monetary policy is something related to money and it is regulated by RBI, right? So money क्या होता है? Money is something, a common thing that can be used as a means of payment and it is acceptable at the maximum level. ठीक है, तो वो सभी चीजें मनी कैटेगरी में आती है जिनको हम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जनरली एक्सेप्टेबल है सब जगह पर. ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, दैट इज इट हैज जनरलाइज्ड नेट परचेजिंग पावर, राइट? देन इट इज अ कॉमन मेजर फॉर ऑल द वैल्यू. आप हर चीज को मनी के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो, राइट? 2 किलो चावल, 2 किलो राइस की क्या कीमत है, 5 किलो गेहूं की क्या कीमत है, ठीक है? सबको आप मनी के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो. देन ऑल्सो स्टोर ऑफ वेल्थ. हाउ स्टोर ऑफ वेल्थ? व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेल्थ इनकम एसेट्स क्या होते हैं. तो वेल्थ को हम मनी के रिस्पेक्ट में स्टोर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये आपका एसेट है. ठीक है, तो कलेक्शन, वेल्थ क्या होती है आपकी? कलेक्शन ऑफ एसेट इज वेल्थ. व्हाट इज वेल्थ? मैंने आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर में बताया था, कलेक्शन ऑफ एसेट्स इज वेल्थ, राइट? तो इसको भी हम मनी के रिस्पेक्ट में स्टोर कर सकते हैं ना. सो मनी के रिस्पेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अगेन एसेट. ठीक है, देन एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम को हम कोमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं और कोमोडिटी एक्सचेंज भी बोलते हैं. ठीक है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा. बार्टर सिस्टम के ये एक टर्मिनोलॉजी है जो एनसीईआरटी में आपको सुनने को मिलेगा. तो इसका मतलब होता है कोमोडिटी इकोनॉमी, मतलब इसमें मनी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें राइस और गेहूं का इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, मतलब 1 किलो राइस दो और 2 किलो गेहूं ले जाओ. ठीक है, या फिर किसी दो प्रोडक्ट्स के बीच में हमेशा एक्सचेंज होता है, उन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होने की आवश्यकता होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की आवश्यकता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है दूसरे बंदे को. जब दोनों बंदों को आवश्यकता होगी एक दूसरे के चीजों की, तभी जाके बार्टर सिस्टम वहां पे लागू हो पाएगा. ठीक है, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वहां पे होना चाहिए आपका. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देन नेक्स्ट हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ मनी. सबसे पहले आपका आता है फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी क्या होता है? ये वो प्रकार का पैसा होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस भी मटेरियल से वो बना है उसके मटेरियल कॉस्ट
शुड बी इक्वल टू द मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू वैल्यू एज कमोडिटी। एग्जांपल गोल्ड कॉइन, अगर फॉर एग्जांपल उसमें आपका 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, कितने का है वो आपका 10,000 वैल्यू है उसकी, कितनी वैल्यू है 10,000 वैल्यू है। तो 10 ग्राम गोल्ड भी आपका लगभग नहीं सॉरी 30,000 वैल्यू है, 10 ग्राम गोल्ड भी आपका लगभग कुछ 30,000 के आसपास का आएगा, है ना। मुझे गोल्ड का रेट आई एम नॉट अवेयर कितना है, तो आप लोग वेरीफाई कर लेना। मतलब जो वैल्यू गोल्ड की है उस टाइम पे, वही वैल्यू अगर उस सिक्के की है, यानी वही उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, देन वो होगा आपका फुल बॉडीड मनी, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल में ले लो, अगर सपोज उस एक सिक्का है गोल्ड का, दिस इज गोल्ड कॉइन, और इसमें जो सोना लगा हुआ है वो 500 रुपए का लगा हुआ है, ठीक है, और इस सिक्के की वैल्यू भी 500 रुपए की ही है, तो ये होगा हमारा फुल बॉडीड मनी। कहने का मतलब है फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसमें वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कमोडिटी, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है योर टोकन मनी। से टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो मनी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जो 500 रुपए का नोट होता है वो पेपर मनी होता है, राइट। सो उसकी बनाने की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगी, एक कागज की कॉस्ट है, कागज की तो वो है, उस कागज ही तो है वो, पर उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो उसकी मनी वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर उसकी जो कोमोडिटी वैल्यू है। कोमोडिटी वैल्यू मतलब उसको बनाने की कॉस्ट, तो वो होगा आपका टोकन मनी या फिर क्रेडिट मनी या फिर पेपर मनी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये टाइप ऑफ टोकन मनी है विच इज इशूड अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन गोल्ड और सिल्वर विद इशूइंग अथॉरिटी। मतलब जो भी उस पैसे को इशू कर रहा है उसके पास उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड या सिल्वर होना चाहिए। मतलब अगर आरबीआई ने 500 रुपए इशू करे हैं तो उसके पास 500 रुपए का गोल्ड सपोर्ट में होना चाहिए। ऐसे पैसे को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। तो इट्स अ टाइप ऑफ टोकन मनी, रिमेंबर इट इज अ टाइप ऑफ टोकन मनी, यानी मनी वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। देन आपका ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम्स लॉ बोलता है कि बैड मनी डिराइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ग्रेसम्स लॉ इज एसोसिएटेड विद द मनी सप्लाई, एंड ये बोलता है कि बैड मनी डिराइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप मेडिवल इंडिया पढ़ोगे तो आपको तुगलक सुनने को मिलेगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या करा, अपना बेसिकली कि कॉपर के कॉइन्स लाने शुरू कर दिए थे, कॉपर के कॉइन्स या फिर आपका इन सब के कॉइन्स लाने शुरू कर दिए थे। तो लोगों ने वहां पे क्या किया था, लोगों ने अपने जो कॉपर के बर्तन वगैरह थे ना उनको मेल्ट करके कॉपर के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे, कॉपर के सिक्के, ब्रास के सिक्के, ठीक है, ब्रास कॉइन्स, ठीक है, ये बनाने शुरू कर दिए थे। और इससे क्या हुआ था, जो गोल्ड और सिल्वर मनी इकोनॉमी में फ्लो कर रहा था, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो इकोनॉमी में थे वो सारे के सारे बाहर हो गए, ठीक है। और ये जो कॉपर कॉइन्स और जो ब्रास कॉइन्स जो लोगों ने अपने अपने बर्तन पिघाल के इसको तो लोगों ने अब गोल्ड और सिल्वर कॉइन को तो स्टोर करना चालू कर दिया, और जो कॉपर और ब्रास के सिक्के थे जो उन्होंने अपने बर्तन पिघाल पिघाल के मार्केट में लेके आए थे उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ग्रासम्स लॉ। ग्रासम्स लॉ बोलता है बैड मनी डिराइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिएट मनी। फिएट मनी होता है कि ये एक मनी की तरह काम करेगा, यानी ये एक एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ पेमेंट होगा ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। फिएट मतलब होता है ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी खुद की अपनी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पुराने 500 और 1000 के नोट्स हैं, जो पुराने 500 1000 के नोट है, मतलब जो डिमोनेटाइजेशन के पहले थे, अब वो आपके फिएट मनी नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से लागू नहीं हो सकते हैं वो अब, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वो अब करेंसी के तौर पे काम नहीं करेंगे, तो इसलिए वो फिएट मनी नहीं है, ठीक है। देन कम्स योर लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी वो सभी मनी होता है जो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। यदि कोई बंदा आपको लीगल टेंडर मनी पेमेंट के फॉर्म में पेमेंट कर रहा है तो आप उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो सभी पैसा आपका लीगल टेंडर मनी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा आएगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब एक एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप उसको मना नहीं कर सकते हो, पर उसके बाद आप उसे मना कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल करंटली क्या है, आप जो कैश है सिर्फ 2 लाख रुपए तक का दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते हो। तो 2 लाख रुपए तक जो कैश करेंसी यानी जो पेपर मनी है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप मना नहीं कर सकते हो। पर 2 लाख से ऊपर आप उसको मना कर सकते हो। आप बोलो कि नहीं, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या फिर आप मुझे चेक के फॉर्म में दे दो, या फिर आप मुझे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली स्वैप करके पे कर दो, पर 2 लाख तक आप मना नहीं कर सकते हो। दिस इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है आपका जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप उसे मना कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो करंटली देखा जाए हमारे भारत में ऐसा कोई भी करेंसी नहीं है जो अनलिमिटेड लेवल तक काम करती हो। ठीक है, पहले कैश हुआ करता था पर कैश पे भी अब लिमिट लग गई है। ठीक है, देन आता है नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। ये सब वो मनी होता है जिसको आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे आपकी जब आप नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे जाओगे, नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे जाओगे तो वहां पे नेपाल का रुपया मिलेगा आपको, नेपाल की करेंसी देखने को मिलेगी आपको। पर वो आपकी मर्जी है, आप वो नेपाली करेंसी एक्सेप्ट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि भारत में वो लागू नहीं होती है। ठीक है, पर उन बॉर्डर एरियाज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स योर प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी होता है आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह जो होते हैं ना, ये सब आपकी प्लास्टिक मनी कैटेगरी में आता है। देन कम्स योर नियर मनी। नियर मनी होता है दिस इज अ हाईली लिक्विड एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, चेक्स एक्सेट्रा। लिक्विड एसेट्स मतलब those can be converted into those can be converted into cash। ठीक है, जैसे कि आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, चेक्स ये सब आते हैं नियर मनी की कैटेगरी में। मतलब जो हाईली लिक्विड एसेट्स हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, चेक्स एक्सेट्रा, जो जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब आता है आपका नियर मनी की कैटेगरी में। ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे एमएस के नाम से जाना जाता है। सो मनी सप्लाई क्या होता है? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी, मतलब करेंसी एंड डिपॉजिट मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में कितनी करेंसी है और बैंक्स में कितना डिपॉजिट है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो होगा आपका मनी सप्लाई। ठीक है, इस जो ये वर्ड पब्लिक है ना, इस पब्लिक वर्ड में सब कुछ इंक्लूड है, बट गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है। याद रखना, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमने मनी सप्लाई में दो चीजें ली, करेंसी ली एक तो, और डिपॉजिट लिए। करेंसी का क्रिएटर कौन है? गवर्नमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं लेंगे। डिपॉजिट का क्रिएटर कौन है? बैंक है, इसलिए हम बैंक नहीं लेंगे। अगेन रिपीटिंग, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते आते हैं। मनी सप्लाई होता है जो भी करेंसी और डिपॉजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम इकोनॉमी में होती है, अर्थव्यवस्था में होती है, वो मनी सप्लाई कहलाई जाती है। और इट इज द मनी दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक, और पब्लिक में कभी भी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मनी सप्लाई में दो चीजें कंसिडर हो रही है, करेंसी और डिपॉजिट। यानी करेंसी का क्रिएटर कौन है? गवर्नमेंट है। डिपॉजिट का क्रिएटर कौन है? बैंक है। अगर हम गवर्नमेंट और बैंक को बार बार इंक्लूड करेंगे तो डबल कोइंसिडेंस हो जाएगा ना। तो उस डबल कोइंसिडेंस को अवॉइड करने के लिए, कभी भी गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। देन हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई की। देखो, जो कुछ कंसेप्ट्स आएंगे मनी सप्लाई में, लाइक M1, M2, M3, M4, M0, ये सब चीजें आएंगी। हम इन सब पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है M1। M1 क्या होता है? इट इज C प्लस DD प्लस OD। दैट इज C इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी करेंसी कॉम्पोनेंट, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, DD इज
डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ओडी इज अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट बैंक में दो प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट बैंक में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, जैसे आपकी एफडी हो गई, एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, और डिमांड डिपॉजिट हो गया आपका सेविंग अकाउंट्स में। ठीक है, जब भी डिमांड डिपॉजिट मतलब सिंपल वर्ड्स में ये हो गया आपका कि ये आप पैसा कभी भी एटीएम से अपने डिमांड के आधार पे निकाल सकते हो, आपको कोई टाइम पीरियड नहीं चाहिए। ठीक है, और टाइम डिपॉजिट होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी एफडी बना दी, यानी फिक्स डिपॉजिट बना दिया, और जब तक वो मैच्योर नहीं होगी तब तक आप उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यदि आप उसमें से फिर भी पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी, और उसके लिए आपके ऊपर कुछ फाइन लगेगा बैंक की तरफ से। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट में आप जब चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैसा विड्रॉ कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट में हमेशा आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के पर्टिकुलर टाइम के बाद ही, जब वो मैच्योर हो जाएगा उसी के बाद आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, so currency held by public, demand deposit is net demand deposit with banks. OD is other deposit, that is demand deposit held by RBI by certain individuals. Other deposits कौन से होते हैं? वो सभी demand deposits जो RBI के पास कुछ certain individuals या institutions ने रख रखे होते हैं, जैसे कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स हो गए, आईएमएफ हो गया, या जो गवर्नमेंट सरकारी संगठन होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं, वो अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है M1? तो M1 इज अ हाईली लिक्विड अमाउंट और इसको नैरो मनी भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज नैरो मनी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और करेंसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विड मनी आ रही है, इसलिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नैरोअर मनी, और इट इज द मोस्ट लिक्विड। ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड है ये। देन कम्स M2, लिक्विड मतलब समझ में आता है ना, लिक्विड मतलब कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश इज लिक्विडिटी। ठीक है, देन कम्स योर M2, M2 क्या होता है? M2 इज M1 प्लस सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, मतलब M1 के सारे कंपोनेंट तो आ गए, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है ना, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। सेविंग अकाउंट्स में जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है वो भी इसके अंदर M2 की कैटेगरी में आ जाएगा। पर जो ये अमाउंट है ना, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, तो इसलिए हम हमेशा M1 का ही इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ M2। ठीक है, और ये कभी भी 100% लिक्विड नहीं होता, M1 हमेशा 100% लिक्विड होता है, ये M2 100% लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, देन कम्स योर M3, M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। देखो M1 क्या था आपका, C प्लस डी प्लस ओडी, राइट। इसके साथ साथ बस आपने जो बैंक्स में टाइम डिपॉजिट रखे ना, मतलब एफडी हो गया या रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया, वो सब आपका M3 कैटेगरी में आ जाएगा, और इसी वजह से M3 को हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये डी प्लस टीडी वाला कंसेप्ट है ना, जिसे बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, एनडीटीएल। ठीक है, ये वर्ड हमें अभी याद रखना, आप लोग आगे इसका काम आएगा जब हम रेपो रेट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपका एनडीटीएल का काफी ज्यादा इस्तेमाल का काम आएगा। ठीक है, तो M3 इज M1 प्लस टीडी, दैट इज करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं C प्लस ओडी प्लस एनडीटीएल। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रॉड मनी कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, दिस इज M3 इज नोन एज द ब्रॉड मनी। नाउ व्हाट इज M4? M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है पर लीस्ट लिक्विड, पर लिक्विड में सबसे ज्यादा कम लिक्विडिटी होती है, यानी अगर हम लिक्विडिटी की टर्म्स में बात करेंगे, अगर हम लिक्विडिटी की टर्म्स में बात करेंगे तो M1 सबसे ज्यादा है, देन M2, देन M3, देन M4, राइट।
देन आपका M4। जब हम ब्रॉडर टर्म्स से बात करेंगे कि सबसे ज्यादा ब्रॉडर कौन सा है, तो इट इज M4, M3, M2 एंड M1। ठीक है, तो ये वाला पैरामीटर्स आप लोगों को याद रखना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो रिजर्व नेक्स्ट आता है रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी या फिर प्राइमरी मनी, इसको M0 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ करेंसीज, जितने भी नोट और कॉइन्स पब्लिक और बैंक्स के द्वारा रखे हुए हैं ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर point of time, that will be known as the reserve money, high powered money और primary money। ठीक है, तो total stock of all types of currencies, notes and coins held by public and banks at a particular point of time is known as the reserve money। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज जितनी भी टाइप ऑफ करेंसीज, नोट्स मतलब नोट्स, कॉइन्स जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिक या फिर बैंक्स के द्वारा रखा गया है, उसको बोलेंगे रिजर्व मनी। यहाँ पे हमने बैंक्स को इंक्लूड करा है, बैंक्स को इंक्लूड करा है क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे करेंसी कंपोनेंट लिया है, सिर्फ और सिर्फ करेंसी कंपोनेंट लिया है, जबकि हमने यहाँ पे आपका डिमांड कंपोनेंट भी लिया था। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे हमने डिपॉजिट यानी डिपॉजिट कंपोनेंट भी लिया था, पर हम रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी में सिर्फ करेंसी कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बैंक के पास जो पैसा है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मनी सप्लाई में हमने करेंसी प्लस डिपॉजिट्स दोनों को इंक्लूड किया था, तो इसलिए हम दोनों के क्रिएटर्स को पब्लिक की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, करेंसी का क्रिएटर कौन है, गवर्नमेंट है, डिपॉजिट्स की क्रिएटर कौन है, बैंक्स हैं, तो उनको हम पब्लिक की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पर जब हम रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी या प्राइमरी मनी की बात करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंसीज की बात करेंगे, डिपॉजिट्स की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम पब्लिक और बैंक्स दोनों को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पब्लिक की डेफिनेशन में हम बैंक्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, दोबारा से मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इज द क्रिएटर ऑफ करेंसी, हमने हाई पावर्ड मनी में सिर्फ करेंसी को क्रिएट करा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो M0 क्या होता है, इट इज करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। करेंसी और अदर डिपॉजिट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। रिजर्व्स होता है कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स केप्ट एट RBI, मतलब बैंक ने जो अपने कैश का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, अपने डिपॉजिट्स का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो RBI के पास रख रखा है, एग्जांपल CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है आगे बात करेंगे अभी हम इससे। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, वो सब आपका M0 कैटेगरी में आएगा। तो M0 कैटेगरी में हमेशा 3 पॉइंट याद रखना, इट इज करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स केप्ट एट RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स केप्ट एट RBI बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो याद रखना M3 इज मच ब्रॉडर देन M0, तो M4 इज ऑल्सो ब्रॉडर देन M0। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हाई पावर मनी या फिर रिजर्व मनी और मनी सप्लाई के बीच के रिलेशन की। तो मनी सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई रिजर्व मनी। तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया आपका, MS अपॉन M0। ठीक है, MS अपॉन M0। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से बताया था। मनी मल्टीप्लायर होता है it is basically the speed at which credit is created, speed at which credit is being created। अब क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, मैं ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे मैं बात करूंगा, तो सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपए मार्केट में उतारे, उस 100 रुपए को, वो 100 रुपए पर्सन ए या फिर इंस्टीट्यूशन ए के पास गए, उस इंस्टीट्यूशन ए या पर्सन ए ने वो 100 रुपए SBI में डिपॉजिट करा दिए। तो यहाँ पे हाई पावर मनी कौन सा होगा, पब्लिक के पास ये 100 रुपए है, तो M0 यही होगा ना, आइडेंटिफाई करना यहाँ से कंपोनेंट। तो हाई पावर मनी कौन सा होगा, M0 होगा। अब SBI ने इसमें से 20 रुपए तो नॉर्मली रखे अपने डिपॉजिट्स अकाउंट में, ताकि जो बंदा है उसको जब पैसे निकालने हो निकाल लेगा।
और 80 रुपए लोन के तौर पे बी को दे दिए। बी से वो पैसा सी के पास गया, सी ने वो 80 रुपए ले जाके आईसीआईसीआई में डिपॉजिट करा दिए। आईसीआईसीआई ने 16 रुपए डिपॉजिट अकाउंट में रखे और 64 रुपए डी को 64 रुपीज डी को लोन के तौर पे दे दिए। डी से फिर वो ई के पास गए, फिर ई से 64 रुपीज पीएनबी, 64 रुपीज पीएनबी लेके गया। ठीक है, पीएनबी ने 52 रुपीज का लोन दे दिया एफ को। ठीक है, और 12 रुपए अपने डिपॉजिट में रखे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्रेडिट प्रोसेस यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो कितना 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 पैसा क्रिएट हो गया, 80, 64, 52, इस तरीके से क्रेडिट आपका क्रिएट होता जाता है और मार्केट में पैसा आता जाता है। ठीक है, M0 100 रहेगा हमेशा, इट इज ओनली द MS विच इज इंक्रीजिंग। तो जब MS इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो मनी मल्टीप्लायर भी सेम रेट से इंक्रीज होगा जिस रेट से आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट आप लोगों का। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, गवर्नमेंट ने ए को 100 रुपए दिए, ए ने एसबीआई में 100 रुपए डिपॉजिट करे, एसबीआई ने 20 रुपए डिपॉजिट अकाउंट में रखे और 80 रुपए ऐसा लोन बी को दे दिया। बी से वो पैसा सी के पास गया, सी ने वो 80 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करा दिए। आईसीआईसीआई बैंक ने 16 रुपए अपने पास रखे और 64 रुपए डी को दे दिए। डी ने ई को दिए, ई ने वो पैसे 64 रुपए जाके पीएनबी को दे दिए, पीएनबी के पास डिपॉजिट करा दिए। पीएनबी ने क्या करा, 52 रुपए का लोन एफ को दे दिया और 12 रुपए अपने पास रखा। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका 80, फिर 64, फिर 52, इस तरीके से आपका मनी क्रिएट हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक, दिस इज हाउ मनी सप्लाई कंसेप्ट वर्ड्स एंड दिस इज हाउ the bank play the major role in credit creation process. So it is the bank which play the major role in credit creation process in our economy. Main role in credit creation process. ठीक है, देखो मुझे थोड़ी सी स्पीड अपनी ज्यादा रखनी पड़ रही है बिकॉज लास्ट वीक भी हमारी इकोनॉमी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो मुझे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड आप लोगों की ज्यादा रख रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा ना आप लोग कमेंट कर देना या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू डाल देना, उसको मैं डाउट सेशन में थोड़ा सा स्लो स्पीड में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगेन रिपीटिंग, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना बताया है और जो जितना नोट्स में लिखा है, नोट्स भी मुझे पता है लास्ट वीक वाले अपलोड नहीं हुए हैं क्योंकि मैं वो भेज नहीं पाया था किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, बट अभी वो सारे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ the most important topic is monetary system in India, right? So हमारे यहाँ जो monetary system चलता है वो चलता है managed paper currency standard, जो कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आधारित है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हमने 1956 में अडॉप्ट किया था और इससे पहले प्रायर टू 1956 हम यूज करते थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है भाई, अगर हमारी करेंसी प्रिंट होती है तो किसी ना किसी सिस्टम या किसी ना किसी तरीके से सिर्फ प्रिंट होती है। ऐसा तो है नहीं आरबीआई कभी भी पैसा छाप देगा या फिर सरकार कभी भी सिक्के छाप देगी, ऐसा नहीं होता। तो हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे काम करते हैं, जिसपे आधारित है हमारा मॉनेटरी सिस्टम, जिसको हम मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है, आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज वो भी इन द टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसीज। हार्ड करेंसीज मतलब जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, जैसे कि आपके डॉलर्स, पाउंड्स, ठीक है, येन, आपका स्टर्लिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, देन आपका रेनमी भी हो गया। इन फॉर्म में फॉरेन सिक्योरिटीज रखनी होती है और इसमें 200 करोड़ में से 115 करोड़ कम से कम गोल्ड होना चाहिए। 200 करोड़ में से 115 करोड़ कम से कम गोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप बचे हुए 85 करोड़ आप फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रख सकते हो। कहने का मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है, करंटली जो हम देखेंगे, जो हमारा जो ये है आपका हाई रिजर्व पावर मनी, यानी जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो 22 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो उसके सामने 200 करोड़ एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, इसलिए इस 200 करोड़ रुपए की कोई अहमियत नहीं है इतनी।
ठीक है, तो अब हम कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हमेशा दो होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे ना, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू एडजस्ट द मनी सप्लाई, एग्रीगेट मनी सप्लाई, एग्रीगेट मनी सप्लाई यानी एमएस इन द इकोनॉमी। मतलब अर्थव्यवस्था में हमें मनी सप्लाई का एडजस्ट करना है, यानी मनी सप्लाई का इकोनॉमी लेवल को मनी इकोनॉमी में एडजस्ट करना है। जबकि क्वालिटेटिव में हमें एग्रीगेट सप्लाई इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एडजस्ट करना होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मतलब अगर हमें वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, अनदर सेक्टर में अगर पैसा मनी सप्लाई ट्रांसफर कराना है तो हम क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पर्पस क्या है? कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो सारा, तो दिस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज अगेन इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में हम एग्रीगेट मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, और क्वालिटेटिव टूल्स में हम पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कौन करता है? आरबीआई ही करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले आपका आता है सीआरआर। व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर इज नथिंग बट कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है कि बैंक्स को सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, एनडीटीएल इज, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब इसका मतलब है आपका डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो यदि बैंक्स के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, तो उसे अगर सीआरआर आरबीआई ने 4% रख रखा है, अगर सीआरआर आरबीआई ने 4% रख रखा है, तो आपका 100 करोड़ में से 4 करोड़ आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और 96 करोड़ बैंक अपने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, यानी आपका 4 + -2% का जो हमारा क्रेडिट रेशियो का सिस्टम है उसे हमें मेंटेन करके रखना है विद ग्रोथ इन माइंड। तो अल्टीमेटली हम जितने भी टूल्स को पढ़ने वाले हैं उन सभी में हमें देखना है कि कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में किया जाता है। अब देखो, अगर कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, इस पे उसे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नो इंटरेस्ट रेट। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ा देगी। तो यानी बैंक्स के पास लोन देने के लिए जो क्रेडिट है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर बढ़ाएगी,
CRR बढ़ाने का मतलब क्या है, जो पैसा अब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में था उसका ज्यादा परसेंटेज बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ेगा। इसका मतलब है लोन देने के लिए क्रेडिट कम हो जाएगा, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी बैंक्स के पास। जब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो लोन भी कम जाएंगे, लोन कम जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन भी यहाँ से कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सेकंड आता है आपका SLR। अच्छा हाँ, यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद रख लो, कुछ फैक्ट्स याद रखना है यहाँ से। ठीक है, जो CRR की लिमिट है, जो CRR की लिमिट है, पहले 2006 से पहले 2006 से पहले इट वॉज 3 to 15%, मतलब 3 से 15% के बीच में रख सकता था RBI। अभी 2006 के बाद ठीक है, ये 0 से 100% कर दिया गया है, यानी लिमिट अब 0 से 100% है। और ये जितनी भी लिमिट सेट की जाती है ये RBI एक्ट 1934 के तहत की जाती है, RBI एक्ट 1934 के तहत की जाती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दिस इज CRR लिमिट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2006 से पहले 3 से 15% के बीच में RBI रख सकता था। ठीक है, 2006 के बाद ये लिमिट जो है 0 से 100% कर दी गई है, और ये जितनी भी लिमिट सेट की जाती है RBI एक्ट 1934 के तहत की जाती है। ठीक है, RBI एक्ट 1934 के तहत की जाती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंटली जो रखा गया है वो कुछ 4% के आसपास है, मतलब यानी बैंक्स को अपना टोटल डिपॉजिट्स का 4% RBI के पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, देन सेकंड आता है आपका SLR। SLR is statutory liquidity ratio। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है भाई? ये भी सेम ही चीज होती है, ठीक है, जो CRR होती है। CRR में आप सिर्फ कैश रख सकते हो RBI के पास, और ये आपको RBI के पास रखना होता है अपने कैश के फॉर्म में। SLR में आप लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स मतलब गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एसेट्रा, कैश, ठीक है, इन सब के फॉर्म में आपको रिजर्व रखना होता है विद बैंक ओनली। मतलब आपको ये RBI के पास रखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रखो, आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। गोल्ड पे इंटरेस्ट कमाते रहोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कमाते रहोगे, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट कमाते रहोगे, कैश जो है उस पर इंटरेस्ट कमाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली इस कैश को पर आप लोन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये आपके पास रिजर्व रहेगा। अगर RBI ने बोला है कि 18.5% आपको SLR मेंटेन करके रखना है, तो अगर RBI कभी भी ऑडिटिंग कर सकती है, और आपके पास 18.5% की रसीद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अगेन अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो बैंक क्या करेगा इस केस में? SLR बढ़ा देगा। RBI क्या करेगा? SLR बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा? आपका लोन कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इससे क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन भी आपका यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस पॉइंट को आप याद रखना। दोनों CRR और SLR में सेम पॉइंट चलता है। ठीक है, जो RBI एक्ट 1934 के तहत जो लिमिट सेट है वो लगभग आपकी पहले थी 25 से 40%, 25 से 2006 से पहले 2006 टिल 2006। ठीक है, बट अभी ये आपकी हो गई है लगभग आपका 100% हो गई है शायद, ये भी आपकी एक बार वेरीफाई कर लेना इसको। मेरे ख्याल से 100% ही हो गई है, मुझे अपडेटेड याद नहीं है इसका, नहीं कुछ 0 से 40%, यस 0 से 40% कर दी गई है आफ्टर 2006 के बाद इसको 0 से 40% कर दिया गया है। लिमिट सेट यानी RBI एक्ट 1934 के तहत ही होता है, और ये कौन सेट करता है? आपका RBI सेट करती है। ठीक है, दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ SLR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में आप सिर्फ कैश के फॉर्म में अपने RBI के पास डिपॉजिट रखोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अगर RBI चाहे तो उसमें भी इंटरेस्ट दे सकती है।
ठीक है। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब आपको लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कैश, इन सब के फॉर्म में आपको बेसिकली अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट आपको 18.5% के हिसाब से 18.5% या जो भी आपका बेसिकली RBI सेट करेगी उस हिसाब से आपको उतना परसेंटेज ऑफ SLR ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, ये 18.5% ऑफ NDTL है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो 4% है आपका, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया 4%, ये भी NDTL है, मतलब टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी टोटल डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है यहाँ से पॉइंट है आपका ये, राइट। देन नेक्स्ट कम्स योर OMOs। OMOs क्या होता है आपका? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका मतलब है सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आपको मैंने बताया था, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। अगर गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा उठाना होता है तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में उतारेगी। मार्केट में आपके बहुत सारे क्रेडिटर्स बैठे होंगे, वो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेंगे। ठीक है। और रिटर्न में कैश प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काम करती हैं। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है, ये RBI इशू करता है, RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इसकी बैकिंग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, यानी हाईली सिक्योर्ड होती हैं ये सारी की सारी आपकी। ठीक है। तो क्या करेगा, जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही होगी, जब मनी सप्लाई ज्यादा हो रही होगी यानी मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो RBI क्या करेगा, जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं वो मार्केट में सेल करेगा, मार्केट में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, लोग मतलब बैंक्स, इंस्टीट्यूशन से सब, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैंक्स वगैरह ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद पाते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे और रिटर्न में RBI को क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। रिटर्न में RBI को क्या देंगे, कैश देंगे। अगर सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 10,000 करोड़ की, ठीक है, तो मार्केट में जो 10,000 करोड़ है सीधा सीधा कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो कैश फ्लो के सारा का सारा RBI के पास आ जाएगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली उन्होंने मार्केट में क्रेडिटर्स ने, तो 10,000 करोड़ RBI को देंगे या नहीं देंगे, तो मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। जब मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी आपकी, तो इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। इसी का उल्टा होगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो RBI क्या करेगी, आपका RBI क्या करेगी, मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी। इससे क्या होगा, खुद के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। ठीक है। और रिटर्न में वो कैश दे देगा, कैश RBI कैश दे देगा जो भी जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और एक एक प्रकार का इन्फ्लेशन आ जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन भी जरूरी है ग्रोथ के लिए ना। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया जाता है RBI के द्वारा। ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल क्या बोलते हैं, सेल खरीदना और बेचना चलता रहता है वहां पे। ठीक है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा मार्केट में और वहां से कैश ले लेगा, मार्केट में से पैसा सक कर लेगा। ठीक है। और जब मनी सप्लाई कम है मार्केट में, यानी थोड़ा सा आपका डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ कम हो रही है, तो उस केस में क्या करेगा, RBI क्या करेगा, मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा और मार्केट में पैसा फेंक देगा। ठीक है। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और उससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था में एक गति आ जाएगी, यानी एक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है। क्लियर है यहाँ से, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। देन आपका फोर्थ आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम LAF भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 टूल्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका रेपो रेट, दूसरा आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा आता है आपका MSF। ये तो 2011 में ही शायद स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका रेपो रेट का। देखो रेपो रेट क्या होता है, जब भी बैंक्स को RBI से बोरो करना होता है, यानी 2 रोल है यहाँ पे, RBI हो गया और आपका बैंक्स हो गया, कोई भी बैंक हो गया, सपोज SBI हो गया, ठीक है। अगर SBI को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो RBI से बोरो करेगी, ठीक है। तो वो इसको RBI को क्या देगी, RBI को SBI देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 करोड़ की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 10 करोड़ जो उसने अपने पास खरीद रखी होंगी SLR वगैरह के लिए, और रिटर्न में RBI क्या देगा इसको 10 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आएगी RBI के पास, इसी के साथ साथ एक परसेंटेज इंटरेस्ट रेट भी चार्ज होगा इस SBI के ऊपर, ठीक है। सपोज आपका हो गया 6% हो गया या फिर 4% हो गया, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको बोला जाता है रेपो रेट, मतलब जो RBI चार्ज करता है बैंक्स के ऊपर, ठीक है, वो होता है रेपो रेट, ठीक है। तो जब भी मार्केट में देखो, यहाँ से मैंने शायद एक बार और बताया था ये कंसेप्ट, हमेशा याद रखना रेपो रेट हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। इसलिए बैंक्स हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने SLR का पार्ट मानना ज्यादा प्रिफर करते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो रिस्क कम, सबसे कम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म टूल है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब 10%, 4%, 6% जो भी RBI फिक्स करेगा वो। अब इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। क्या करना है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज्यादा कब होगा, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा। तो मार्केट में से पैसा खींच लो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा ना। तो वो कैसे करेगा, RBI क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। RBI क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, यानी पहले 6% था, अब बैंक को 8% देना पड़ रहा है। तो भाई आगे जो SBI 10 करोड़ रुपए आगे भी तो लोन पे देगा ना वो, तो वो उसका लोन का परसेंटेज भी बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। लोन अब जो पहले 8.5% पे दिया था वो उसे 11% पे देगा, है ना। तो इससे क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे, जब लोन्स महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, जब लोग लोन्स नहीं लेंगे यानी जब ज्यादा ही जरूरत होगी तभी लोन लेंगे ना। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, मनी सप्लाई आपका कंट्रोल में आ जाएगा ना। जब मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा आपका, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इन्फ्लेशन किस में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा ना। सो दिस इज हाउ रेपो रेट वर्क्स, इस तरीके से आपका रेपो रेट काम करता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। जब भी बाजार में मुद्रास्फीति होगी या महंगाई होगी तो इसका मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से। तो हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कि हमें रेपो रेट को कम करें या ज्यादा करें जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है। तो जब हम रेपो रेट बढ़ा देंगे तो आगे भी तो बैंक लोन महंगे टर्म्स में देगा ना, तो लोन महंगे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, जब जरूरत होगी तभी लोन लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी या नहीं होगी। जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी आपकी तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो जब मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी आपकी तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से आपका महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स योर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से आप मतलब समझो कि कभी कभी क्या होता है, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, ठीक है।
एसबीआई से, सपोज यहाँ पे एसबीआई ले लो, ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी बैंक हो सकता है। तो एसबीआई आरबीआई एसबीआई को क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी 10 करोड़ रुपए की, एसबीआई इन रिटर्न इसको 10 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा बैंक को आरबीआई से इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मिली और इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। अगेन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, ठीक है, अगेन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। तो भाई एक बात बताओ, जब अगेन इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो काम क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है ना। मनी सप्लाई को कम कैसे करेगा, आरबीआई क्या करेगा यहाँ पे, आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो यानी अब बैंक्स को आरबीआई से ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एसबीआई यहाँ पे लोन कम करके मार्केट की तरफ लोन कम करके आरबीआई को देना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ से उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और रिस्क भी नहीं है यहाँ पे देने में। तो इसलिए यहाँ से पैसा सक होके ये सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया है। तो मार्केट से क्या होगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज योर रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्री में क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर सीआरआर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एसएलआर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटी सेल की जाएंगी या परचेज की जाएंगी, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है भाई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कुछ नहीं होता, ये आपकी ओवरनाइट विंडो होती है, एक ओवरनाइट विंडो, ठीक है, ओवरनाइट विंडो। अगर बैंक्स को अपने रेपो रेट के कोटा से ऊपर और पैसा बोरो करना होता है बैंक आरबीआई से, तो वो एमएसएफ के थ्रू करता है, ठीक है, और ये ओवरनाइट के लिए ही कर सकता है, और इसमें हमेशा इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बैंक को सपोज बैंक रेपो रेट के थ्रू सिर्फ 50 करोड़ रुपए बोरो कर सकता है, पर उसको जरूरत है 55 करोड़ की, तो ये जो एडिशनल 5 करोड़ है ना, वो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू बोरो करेगा आरबीआई से। यहाँ पे उसको रेपो रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरनाइट के लिए बोरो कर सकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ से, क्लियर है ना यहाँ से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एक टर्म और सुनने को मिलेगा, बैंक रेट। देखो बैंक रेट भी आपका रेपो रेट के जैसा ही होता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि जो रेपो रेट होता है, जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है, आरबीआई एसबीआई, एसबीआई क्या करेगा, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, ठीक है, और ये इसको कैश देगी, कैश देगा, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा, ठीक है। बैंक रेट में क्या होता है आपका, ये है आरबीआई, ये है एसबीआई, यहाँ पे ये क्लास 1 सिक्योरिटीज देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देगा, क्लास 1 सिक्योरिटीज देगा, और उसके बदले में इसको कैश मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट रेट। ये क्लास 1 सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये होती हैं प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना लेक्चर में, आपका क्या बोलते हैं ऐसे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बताया था, और एक आपका कमर्शियल पेपर बताया था, सीपी कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो वो ये सभी होते हैं आपके क्लास 1 सिक्योरिटीज। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक रेट ज्यादा होगा या फिर रेपो रेट ज्यादा होगा, दिमाग लगा के बताना कि बैंक रेट ज्यादा होगा या फिर रेपो रेट ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। बैंक रेट ज्यादा होगा या फिर आपका ये ज्यादा होगा, भाई रिस्क है ना इसमें, रिस्क इसमें ज्यादा है ना, रिस्क यहाँ पे ज्यादा है ना, रिस्क इज मोर हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो रिस्क है ही नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटीज है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बैंक रेट विल बी मोर देन द रेपो रेट, बैंक रेट विल बी मोर देन द रेपो रेट, है ना।
तो ये ऐसे रिलेशंस हमेशा याद रखना कि बैंक रेट इट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकता है ये, पर रेपो रेट हमेशा हमेशा ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? तो ये सारी चीजें थी जो आपको ये मॉनेटरी सप्लाई मॉनेटरी सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ अरिजित पटेल कमेटी भी पढ़नी पड़ेगी, उर्जित पटेल कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस। ठीक है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, एमपीसी आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब बहुत ही स्टैटिक फैक्चुअल और इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे क्योंकि काफी टाइम हो गया है इनको, तो ये सब मैं आपको ना नोट्स में ऐड करके भेज रहा हूँ, आप लोग इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो उसमें उसके बाद कोई डाउट होता है आप लोग गूगल फॉर्म में डाल देना, मैं उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, अब बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।